Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Medicinal Chemistry Unit 1 Chapter number 1. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कंप्लीट किया कि मेडिसिनल केमिस्ट्री होता क्या है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसकी क्या हिस्ट्री रही है, यहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो डिस्कवर किए हैं। हमने कहा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम केमिकल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके ड्रग के थेरापुटिक इफेक्ट्स को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले कैसे ड्रग्स को सिंथेसाइज करने का आइडिया आया, किस तरीके से उस पर मॉडिफिकेशंस किए गए थे, इन सब को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर है कि इन द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इंडिया एंड चाइना द प्लांट्स बीइंग यूज्ड टू ट्रीट वेरियस डिजीजेस। देखो, जब नया नया सिविलाइजेशन हो रहा था, है ना, जब लोग जो हैं वो एक सर्टेन मैनर के अंदर रहना शुरू कर रहे थे, तब कहाँ कहाँ पर इजिप्ट के अंदर, इंडिया के अंदर और स्पेशली चाइना के अंदर क्या होता था, सिर्फ प्लांट्स को यूज़ किया जाता था। मतलब कि कई अगर जैसे कोई बीमार हो जाता था ना, है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो सिंपली प्लांट की, पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ करके, जड़ ले करके या फूल ले करके उनको ऐसे पीस करके फिर दे देते थे, है ना। उनको या तो उस पर्टिकुलर पार्ट पर लगा देते थे या फिर उनको खाने के लिए दे देते थे तो वो ठीक हो जाते थे। तो यही बोल रहे हैं कि जब स्टार्टिंग में अर्ली सिविलाइजेशन था, ठीक है, जब नया नया डेवलप हो रहा था इंडिया, चाइना और इजिप्ट, तब पहले प्लांट्स को यूज़ किया जाता था डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। फिर इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century द आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड्स इंक्लूडिंग मॉर्फिन, क्विनीन एंड एट्रोपिन हैज़ बीन डन। फिर 19वीं शताब्दी के शुरुआत में सबसे पहले कई सारे एल्कलॉइड्स थे, उनको आइसोलेट किया गया, है ना, और उनके इफेक्ट को देखा गया। सो इन 1803 के अंदर तो कौन आइसोलेट हुआ, सबसे पहले आपका मॉर्फिन। उसके बाद 1823 में 1823 के अंदर क्विनीन को आइसोलेट किया गया, एंड देन 1833 के अंदर आया आपका एट्रोपिन, ठीक है। तो पेन रिलीफ करने के लिए किसी को किसी चीज़ का पेन हो रहा है तो उस टाइम पे मॉर्फिन को दिया जाने लगा। इसी तरीके से क्विनीन को यूज़ किया, एट्रोपिन को यूज़ किया यहाँ पर, तो इनकी डिस्कवरी हुई, इनको आइसोलेट किया गया। उसके बाद इन 1860 के अंदर सबसे पहले सिंथेसाइज किया, किसको, सिंथेसाइज द सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ दीज प्लांट्स। उसके बाद 1860 के अंदर ये आइडिया आया कि हम क्या कर सकते हैं, इन प्लांट से जो हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, उसको हम क्या करें, या तो सेमी सिंथेसाइज करें। सेमी सिंथेसाइज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये प्लांट से ही ऑब्टेन होता है, ठीक है। इसमें एक पर्टिकुलर केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्म होती है, उसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। उसमें मॉडिफिकेशन करके एक दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, तब तो बोल रहे हैं सेमी सिंथेटिक। और एक होता है सिंथेटिक, जहाँ पर हम उसको पूरी तरीके से रिफॉर्म करते हैं, वहाँ पे प्लांट प्रोडक्ट नहीं होता, स्टार्टिंग से ही उसको केमिकली ही सिंथेसाइज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सिंथेटिक डेरिवेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर नए नए कंपाउंड्स को, जो प्लांट प्रोडक्ट्स थे, उनको सिंथेसाइज किया, ठीक है। तो एक तो सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बन करके आए और एक सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बन के आए। फॉर एन एग्जाम्पल 1892 के अंदर बेंजोकेन फ्रॉम द कोकेन, 1892 के अंदर कोकेन से बनाया बेंजोकेन, ठीक है। इसी तरीके से 1899 एस्पिरिन फ्रॉम द सेलिन, सेलिन से बनाया गया एस्पिरिन, ठीक है, सेकंड ये कंपाउंड आया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले तो कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स थे, एल्कलॉइड्स थे, जिनको आइसोलेट किया। उसके बाद आइडिया आया कि हमें सिंथेसाइज करना चाहिए, तो हमने सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स बनाए, जैसे कि बेंजोकेन और एस्पिरिन। उसके बाद इन 1869 क्रूमम एंड ब्राउन एंड फ्रेजर प्रपोज दैट सेल्स कैन बी रिस्पॉन्ड टू द सिंगल फ्रॉम अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद 1869 के अंदर एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है क्रूम ब्राउन और फ्रेजर, उन्होंने ये प्रपोज किया, ये बताया कि सेल्स जो होती है ना, वो एक
स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जब वहाँ पर जाके बाइंड होता है उसके टारगेट साइट पर, तो एक स्पेसिफिक सिग्नल यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, सिग्नल की फॉर्म में रिस्पॉन्ड करती है कि अगर कोई ड्रग एक स्पेसिफिक टारगेट पर जाकर बाइंड होगी, ठीक है, तो उस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के उस सेल से बाइंड होने की वजह से एक स्पेसिफिक सिग्नल यहाँ पर एज अ रिस्पॉन्ड जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद इन 1819 Ehrlich expressed the idea of a specific receptor for the biologically active compound which is known as key and lock relation, ठीक है। तो यही बात को इन्होंने और ज़्यादा रिसर्च करी और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस फॉर्म में बोला। देखो, पहले फ्रेजर ने और ब्राउन ने ये बोल दिया था कि जब कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल किसी सेल से जाके बाइंड होता है ना, तो एक स्पेसिफिक सिग्नल वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इस बात को और बेटरली मॉडिफाई करके इचरिच ने ये बोला कि जब कोई बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड जिसका कोई थेरापेटिक इफेक्ट है वो किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा, ध्यान दो कि उस स्पेसिफिक रिसेप्टर से जब बाइंड होगा तभी इफेक्ट आएगा, और दूसरा कि वो बायोलॉजिकली एक्टिव भी होना चाहिए, कि जो भी बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जब वो स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं तभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है। इसे की लॉक रिलेशन के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक स्पेसिफिक ताले को खोलने के लिए उसकी चाबी स्पेसिफिक होती है ना, उसी चाबी से वो ताला खुलेगा, किसी और चाबी से वो ताला नहीं खुल सकता। उसी तरीके से जब कोई बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा तो उस रिसेप्टर से जिसके ऊपर बाइंड होने से इफेक्ट आएगा उसी से बाइंड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए वो रिसेप्टर कि भाई इस रिसेप्टर के लिए ये ड्रग काम करेगी, और अगर ये ड्रग किसी और जगह बाइंड हो गई तो वहां पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये क्लियर है कि बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए पहली चीज, और दूसरी कि स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके बाइंड होना चाहिए, तभी यहाँ पर पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, थेराप्यूटिक एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं की एंड लॉक मॉडल। देन थर्ड होता है आपका 1819 के अंदर, 1819 से 1940 के बीच में फर्स्ट फेज ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री हैज बीन इंट्रोड्यूस in which the development of effective drugs for the treatment of tuberculosis, typhoid, malaria, infective hepatitis, tetanus and cholera etc. ठीक है, 1890 से लेकर के 1940 तक का जो समय था वो फर्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है, मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री है, उसका फर्स्ट फेज था, ठीक है, जिसके अंदर कई सारी इफेक्टिव ड्रग्स को डेवलप किया गया जिनको यूज़ किया जाने लगा, किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, टाइफॉइड के लिए, मलेरिया के लिए, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, टिटेनस और कोलेरा जैसी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर कई सारी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव ड्रग्स को डेवलप किया जाने लगा था, इसीलिए इस फेज को क्या बोला जाता है, मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री का फर्स्ट फेज, ठीक है। उसके बाद 1910 से 1946 के बीच में क्या हुआ, डेल एंड अपक्वेस्ट हैज प्रपोज दैट रिसेप्टर सब टाइप फॉर द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। देखो, ये बात तो हमको क्लियर हो गई कि पहले साइंटिस्ट आए ब्राउन एंड फ्रेजर और इचरिच, जिन्होंने ये बोला कि भाई जब कोई ड्रग जो है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तब फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है। इसी बात को इन्होंने और ज़्यादा इस पर रिसर्च करी और ज़्यादा इन्होंने इसको स्टडी किया और ये बताया डेल ने कि जो रिसेप्टर होते हैं ना उसके भी पर्टिकुलर सब टाइप्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की बात करें तो एक तो हो गया कोलिनर्जिक, अब इसके अंदर भी दो टाइप के आते हैं, एनएन रिसेप्टर और एनएम रिसेप्टर, यानी कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो इन्होंने कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के सब टाइप्स को यहाँ पर पहली बार बताया, ठीक है, 1910 से 1946 में। और इसी ड्यूरेशन के अंदर कुछ और नई ड्रग्स थी जिनकी डिस्कवरी हुई, जैसे कि इन 1936 के अंदर कौन सी ड्रग आई आपके, सल्फोनामाइड्स। ऐसे ही 1940 में 1940 में आई पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। देन इन 1949 क्लोरमफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन हैज बीन इंट्रोड्यूस।
1936 में आपकी ड्रग डिस्कवर हुई सल्फोनामाइड। 1940 में डिस्कवर हुई पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। 1949 में क्लोरामफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन जैसी जो एंटीबायोटिक्स थी उनकी यहाँ पर डिस्कवरी हुई। होपफुली आपको ये सारे मेडिसिनल के केमिस्ट्री के कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप और डिटेल में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप डिजिटल मास्टर्स और 1 ईयर कंप्लीट कोर्स में इनरोल करके यहाँ पर जो कोर्सेज के डिफरेंट फीचर्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस होती है ऑन अ डिजिटल बोर्ड। इसके अलावा टिल आपके एग्ज़ाम तक हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, नोट से लेकर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के मॉडल पेपर्स तक यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। मैराथन क्लासेस होती है, 1 शॉट वीडियोस होते हैं, इवन आपको आपके नोट्स भी होम डिलीवर किए जाते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, टीचर्स का फुल सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है इन कोर्सेज के अंदर। तो इसके लिए आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, इनको परचेज कर सकते हैं और बीएसपी फार्मेसी की जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, उनका पूरा गाइडेंस ले सकते हैं। तो इसके लिए आप डाउनलोड करें बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। इसी सीरीज के अंदर नेक्स्ट जो डिस्कवरी या डेवलपमेंट हुआ वो हुआ 1940 टू 1980 में, जिसे बोला जाता है सेकेंड फेज ऑफ मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री। देखो फर्स्ट फेज कब आया, 1890 से 1940 के अंदर, और फिर 1940 से लेकर के 1980 तक चला क्या, सेकेंड फेज किसका, मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द मॉडर्न थेराप्यूटिक क्लासेस। यहाँ पर जो ड्रग्स था उनको डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया। जैसे अगर मान लो हम हार्ट की डिजीज की ड्रग्स की बात करें तो अलग अलग हार्ट डिजीजेज होती है। पहले तो उन डिजीजेस को अलग अलग सेपरेट किया, उनकी ड्रग्स को अलग अलग सेपरेट किया, उनको डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया, जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम था उनको एक क्लास में रखा। तो यहाँ पर मॉडर्न थेराप्यूटिक क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया और उन ड्रग्स को समझने के लिए, उनके मैकेनिज्म को समझने के लिए उनको उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेसिस पर क्लासिफाई किया, कैटेगराइज किया, ताकि ये समझा जा सके कि ये ड्रग्स किस तरीके से काम करेगी और कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आया 1945 से 1965 का समय, जिसे बोला जाता है गोल्डन एरा। गोल्डन एरा क्योंकि यहाँ पर कई सारे इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो थे उनको इन्वेंट किया गया, डिफरेंट ड्रग्स की क्लासेस को इन्वेंट किया, और कई सारी ऐसी बीमारियां जिनका ट्रीटमेंट नहीं मिलता था उनको यहाँ पर उनके ट्रीटमेंट के लिए कई सारी ड्रग्स थी उनको इन्वेंट किया गया। सो मैनी इम्पॉर्टेंट थेराप्यूटिक क्लासेस ऑफ ड्रग्स वर इन्वेंटेड। कई सारी इम्पॉर्टेंट थेराप्यूटिक क्लासेस थी जिनको इन्वेंट यहाँ पर किया गया था, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, गोल्डन एरा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1949 में जो डिस्कवर हुए वो थे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। देन इन 1950 में डिस्कवर हुए एंटी साइकोटिक्स। इन 1955 एंटी डिप्रेसेंट्स। इन 1957 हाइपोग्लाइसेमिक्स। इन 1959 कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड देन इन 1916 बेंजोडाइजेपीन्स। ठीक है, तो इस तरीके से 1949 के अंदर तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो काफ़ी यूजफुल हैं उनको डिस्कवर किया। 1950 में एंटीसाइकोटिक्स यानी कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट की मेडिकेशंस यहाँ पर डिस्कवर हुई। 1955 के अंदर एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट की मेडिसिन हैं उनको यहाँ पर डिस्कवर किया गया। इन 1957 में हाइपोग्लाइसेमिक्स यानी कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की मेडिसिन, ठीक है, एंटी डायबिटिक्स भी इनको बोला जा सकता है। ठीक है, तो इनको यहाँ पर डिस्कवर किया गया, या इनको हाइपोग्लाइसेमिक्स बोल सकते हैं, एंटी डायबिटिक बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 1959 में 1959 के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स यहाँ पर फर्स्टली डिस्कवर हुए, और 1960 में आए नए बेंजोडाइजेपीन्स जो कि डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस प्रोड्यूस करते थे और जो मेंटल डिसऑर्डर से उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते थे। ठीक है,
उसके बाद इन 1960 के अंदर टेराटोजेनिक इफेक्ट को डिस्कवर किया गया। देखो, टेराटोजेनिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन है जो एक मदर प्रेगनेंसी के टाइम पर लेती है और उस मेडिसिन को लेने की वजह से जो चिल्ड्रन है, बच्चा है, उसके अंदर किसी तरीके का बर्थ डिफेक्ट हो जाता है, मतलब उसमें एक नॉर्मल से अलग कोई इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, जो यहाँ पर एक ड्रग थी थैलिडोमाइड, जो कि मॉर्निंग सिकनेस के ट्रीटमेंट के लिए मदर लिया करती थी, तो उसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से टेराटोजेनिक इफेक्ट जो था वो लाइमलाइट में आया 1960 के अंदर। सो द टेराटोजेनिक इफेक्ट विच इज अ बर्थ डिफॉर्म्ड चिल्ड्रन when a mother consume a drug during the pregnancy come to the limelight after the thalidomide or sedative। ठीक है, तो 1960 के अंदर थैलिडोमाइड ड्रग के साइड इफेक्ट्स या हम बोल सकते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट्स को यहाँ पर देखा गया। तो हमारी जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ठीक है, वो शुरू हुई थी प्लांट स्टडी से, कि लोगों ने, जो साइंटिस्ट थे उस वक्त के, उन्होंने पहले प्लांट को स्टडी किया, उनकी अंदर जो थेरापुटिकली एक्टिव या फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड है उसको स्टडी किया, उसके बेसिस पर न्यू सिंथेसाइज्ड ड्रग्स बनाई, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स बनाई। उसके बाद ये समझा कि किस तरीके से ये जो ड्रग्स हैं जब एक पर्टिकुलर रिसेप्टर से, टारगेट से जाके बाइंड होती हैं, तो यहाँ पर किस तरीके के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसको इन्होंने किए एंड लॉक मॉडल से समझाया। उसके बाद कई सारे ड्रग्स के ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव जो ड्रग्स थी उनको डेवलप किया गया और नई नई ड्रग्स को यहाँ पर डिस्कवर किया। तो इसी बेसिस पर यहाँ पर फर्स्ट जो फेज आया मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री का वो था 1890 से 1940 तक, और 1940 से लेकर के 1980 तक रहा सेकेंड फेज मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री का। उसके बाद 1945 से 1965 को स्पेसिफिकली गोल्डन एरा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारी हिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री की। अब हम देखेंगे कि जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिनको हमें समझना होता है, तब हम एक ड्रग के इफेक्ट्स को सही से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।